नमस्कार। आज हम कुछ दस्तावेजों को देख रहे हैं जो ज्योतिष और अंकशास्त्र की दुनिया पर रोशनी डालते हैं। ये सिर्फ भविष्य बताने के तरीके नहीं है जैसा इन स्रोतों में कहा गया है, बल्कि ये तो प्रतीक भाषाओं जैसी हैं जिनसे ब्रह्मांड के साथ हमारे जुड़ाव को समझने की कोशिश की जाती है। तो हमारा इरादा क्या है? हाँ, ये देखना कि ये प्राचीन प्रणालियां इस जानकारी के हिसाब से आत्मसमझ के लिए कैसे कैसे नए दृष्टिकोण दे सकती हैं। चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल, इन प्रणालियों की बुनियाद इसी विचार पर है कि प्रकृति के चक्र और ये जो ब्रह्मांडीय लय हैं वो हम सभी पर असर डालते हैं। सामग्री के मुताबिक ज्योतिष में तो देखिए खगोल विज्ञान है, प्रतीकवाद है और मनोविज्ञान भी है, इनका संगम है। वहीं अंकशास्त्र ये मानता है कि संख्याओं में सिर्फ मात्रा ही नहीं होती, गुण भी होते हैं। अच्छा, तो फिर राशियों से शुरू करें। यहाँ उल्लेख है कि हर राशि एक खास आर्केटाइप, एक मूल मनोवैज्ञानिक पैटर्न दिखाती है। जैसे मेष एरीज, उसे योद्धा का आर्केटाइप दिया गया है, ऊर्जा और पहल से भरपूर। हाँ, ये काफी दिलचस्प है ना? खासकर जब हम इसकी तुलना तुला से करते हैं, लीब्रा। हाँ, तुला, जिसे संतुलन और कूटनीति का प्रतीक माना गया है। वो हमेशा सद्भाव चाहता है। ये दो एकदम अलग मानवीय पहलू दिखाते हैं। सही कहा। और ये आर्केटाइप सिर्फ राशियों तक ही नहीं है, ग्रहों का भी अपना मनोवैज्ञानिक महत्व बताया गया है इन स्रोतों में। हाँ, ग्रहों का भी। जानकारी के अनुसार जैसे बुध, मर्क्यूरी, वो संचार और तेज सोच का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं मंगल, मार्स, वो है ऊर्जा, इच्छा शक्ति और कभी-कभी टकराव का भी। सही। और नेपच्यून की बात करें तो ये सीमाओं को धुंधला करने, कल्पना और करुणा से जुड़ा है। अच्छा, इन स्रोतों में निश्चित तारों, फिक्स्ड स्टार्स और डेकेनेट्स का भी जिक्र है। ये डेकेनेट्स वाली बात थोड़ी और समझाएंगे, ये कैसे बारीकी लाती है? हाँ, डेकेनेट एक दिलचस्प परत जोड़ते हैं इसमें। इन दस्तावेजों के अनुसार हर राशि को लगभग 10-10 डिग्री के 3 हिस्सों में बांटा जाता है और हर हिस्से पर एक अलग ग्रह का अतिरिक्त प्रभाव माना जाता है। अच्छा। तो इससे एक ही राशि के लोगों के स्वभाव में भी थोड़े सूक्ष्म अंतर आ सकते हैं। ओके। और निश्चित तारे, वो तो हमारे सौर मंडल से बहुत दूर हैं, उन्हें भी प्राचीन काल से किसी व्यक्ति के जीवन पर विशेष प्रभाव डालने वाला माना गया है। ये सब मिलकर जन्म तिथि के विश्लेषण को काफी विस्तृत बना देते हैं। समझ गया। अच्छा, ये तो हुई ज्योतिष की बात। अब अंकशास्त्र की ओर बढ़ते हैं। सामग्री बताती है कि पाइथागोरस जैसे विचारक मानते थे सब कुछ संख्या है। उनका क्या मतलब था इससे? सब कुछ संख्या कैसे? उनका मानना था कि संख्याएं सिर्फ गिनने के लिए नहीं है, वे अपने आप में कह सकते हैं पवित्र प्रतीक है या आर्केटाइप हैं। ये ब्रह्मांड और प्रकृति में एक व्यवस्था, एक पैटर्न वो स्थापित करती हैं। हर संख्या का अपना एक खास कंपन या अर्थ होता है। इसी संदर्भ में स्रोत संख्या 7 पर काफी जोर देते हैं। इसे अंतर्ज्ञान, विश्लेषण और ज्ञान की तलाश से जोड़ा गया है। लेकिन ये भी बताया गया है कि यही झुकाव कभी-कभी अलगाव की भावना भी दे सकता है। ये विरोधाभास कैसे काम करता है? थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये पॉइंट अच्छा है। स्रोत बताते हैं कि 7 का अंक जो है वो आत्मनिरीक्षण और गहराई में जाने को प्रोत्साहित करता है। तो जो व्यक्ति ज्ञान के लिए अंदर की ओर देखता है वो स्वाभाविक रूप से दुनिया से थोड़ा कट सकता है या शायद उसे समझना दूसरों के लिए मुश्किल हो जाए। इसलिए आत्मनिर्भरता तो आती है, पर हाँ, अकेलेपन का एहसास भी हो सकता है। यही संतुलन साधने की बात आती है। अच्छा, और व्यक्तिगत वर्ष चक्र का भी जिक्र है जो 1 से 9 तक चलते हैं। बिल्कुल। ये एक तरह से जीवन के छोटे छोटे अध्याय हैं। जैसे इन दस्तावेजों के मुताबिक वर्ष 7 आत्मसुधार, सीखने और सोचने विचारने का समय है, कुछ नया पढ़ने या कोई स्किल सीखने के लिए बढ़िया। ठीक है। वहीं वर्ष 9 एक चक्र के अंत का प्रतीक है, चीजों को समेटने का, जो जरूरी नहीं उसे छोड़ने का और अगले चक्र की तैयारी का समय। इसे कर्मफल का समय भी कहा गया है, जहां पिछले सालों के कामों का नतीजा मिलता है। जैसा बोगे वैसा काटो वाली बात। दिलचस्प। मुझे ये बात काफी आकर्षक लगी कि एक स्रोत ज्योतिषीय वर्ष जो 21 मार्च से शुरू होता है और कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी को मिलाकर दोनों को एकीकृत करके हर जन्मतिथि के लिए गहरी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि देने की कोशिश करता है। ये दो अलग प्रणालियों को जोड़ने का एक अनूठा प्रयास लगता है। सही है? निश्चित रूप से
ये एक अलग अप्रोच है। तो इन स्रोतों को खंगालने के बाद ये साफ है कि ज्योतिष और अंकशास्त्र, जैसा कि यहाँ प्रस्तुत किया गया है, वो महज भविष्य बताने वाले खेल नहीं हैं। ये आत्म अन्वेषण के जटिल साधन हो सकते हैं, प्रतीक भाषाएं जो ब्रह्मांड में हमारी जगह और हमारे स्वभाव को समझने में मदद कर सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। अगर संख्याएं और तारे वाकई हमारे स्वभाव और जीवन पथ की कहानी का हिस्सा हैं, जैसा ये स्रोत बताते हैं, तो हम इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी संभावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और ज्यादा जागरूक होकर अपने चुनाव करने के लिए कैसे कर सकते हैं? सोचने के लिए कुछ। अगली बार तक।